नमस्कार दोस्तों, हमारे यूनिवर्स के बारे में शायद सबसे कमाल की बात है इसका साइज, कि ये ब्रह्मांड कितना अनइमेजिनेबली बड़ा है। लेकिन यही बात शायद सबसे निराशाजनक भी है। खुद ही सोचकर देखो, अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके धरती जैसा एक और प्लेनेट ढूंढ भी लेते हैं किसी गैलेक्सी में जो इंसानों के लिए रहने लायक हो, वहां तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। इनफैक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान के लिए ये गैलेक्सी छोड़कर जाना इम्पॉसिबल है। अब सब जानते हैं कि धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे के जो सबसे करीब गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है धरती से। तो अगर हम एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करें वहां तक जाने के लिए, यूजुअल स्पीड होती है एक स्पेसक्राफ्ट की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से वहां तक जाने में 94.5 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने की, तो भी वहां पर पहुंचने में। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, ध्रुव राठौर जो बहुत ही यूनिक वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हैबिटेबल प्लैनेट्स की तलाश में, धरती जैसे ही और प्लैनेट्स की खोज में, तो वो दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करते हैं। अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में वो पहुंचते हैं एक वॉर्म होल के जरिए कुछ ही मिनटों के अंदर। ये फिल्म का वो सीन है जब कूपर की टीम वॉर्म होल से गुजरती है। फिल्म के अनुसार इस वॉर्म होल को डिस्कवर किया गया था सैटर्न के ऑर्बिट के पास नासा के द्वारा। इसे फिल्म में कई बार मेंशन किया जाता है क्योंकि आगे चलकर ये फिल्म के प्लॉट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वॉर्म होल्स का ये कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि असल साइंस पर बेस्ड है। क्या होते हैं वॉर्म होल्स एग्जैक्टली और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मोटे मोटे तौर पर ये इक्वेशंस हमें बताती हैं कि मैटर और एनर्जी कैसे स्पेस टाइम के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन करो एक बड़ा सा मैश है। इस मैश के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो, ये वजन से नीचे बेंड डाउन हो जाता है। जो स्पेस टाइम का मैश है वो भी कुछ इसी तरीके से बेंड हो जाता है, कर्व हो जाता है बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स के वजन से। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज्यादा ये स्पेस टाइम का मैश कर्व हो जाएगा उनके अराउंड। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद से अपनी फील्ड इक्वेशंस को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला था अपनी इक्वेशन का एक स्पेसिफिक केस में। पहले इंसान जिन्होंने इन फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया था वो थे कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड साल 1916 में। इन्होंने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया कि ये स्पेस टाइम का कर्व कितना बेंड होता है, कैसे बेंड होता है एक सिंगल बॉल ऑफ मास के केस में। ये कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड का ही सॉल्यूशन था जिसकी मदद से साइंटिस्ट समझ पाए सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को। क्या होगा अगर ये मास इनफाइनाइटली डेंस बन जाए? स्पेस टाइम का कर्वेचर इसके अराउंड इतनी टाइटली रैप हो जाएगा कि ये जो रीजन है ये बाकी यूनिवर्स से पूरा पिंच ऑफ हो जाएगा। इसी की वजह से ही साइंटिस्ट ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली प्रूव कर पाए। और ये चीज आज से 100 साल पहले ही हो गई थी। एक्चुअली में कई दशकों बाद जाकर साल 2019 में ही पहली बार था कि साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल की फोटो ली हो। तो मोटे मोटे तौर पर बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन फील्ड इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन ब्लैक होल्स निकला था। थ्योरेटिकली हम ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी जानते थे उनके डिस्कवर होने से करीब 100 साल पहले। और बात यह है दोस्तों कि इन्हीं फील्ड इक्वेशंस का एक और सॉल्यूशन है वॉर्म होल्स। आप शायद सोचोगे कि एक इक्वेशन को सॉल्व करके दो सॉल्यूशंस कैसे निकल रहे हैं। मैं कहूंगा याद करो, स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। इस सिंपल सी इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस हैं, x = 2 और x = 3, दोनों फिट बैठते हैं। तो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस देखो तो ये तो कहीं ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड है। इनके एक्चुअल में ढेर सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वॉर्म होल एक सॉल्यूशन है और इसका साइंटिफिक नाम है वॉर्म होल के सॉल्यूशन का आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। ये नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन से, जिन्होंने साथ में मिलकर इस सॉल्यूशन को निकाला साल 1935 में। तो वॉर्म होल्स को समझना बड़ा आसान है। ये बेसिकली एक शॉर्टकट रास्ता है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। वॉर्म होल्स भी यही काम कर रहे हैं। हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया में हमें लगता है मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। लेकिन अगर हमारी 3 डायमेंशनल स्पेस को 4th डायमेंशन में कर्व किया जाए, बेंड किया जाए, तो हो सकता है इससे भी छोटा एक बड़ा शॉर्टकट रास्ता निकल सके। अब 4th डायमेंशन हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सब 3 डायमेंशंस में रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप इसे बेहतर समझ सकते हो अगर आप 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस को कंपेयर करो तो। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। यह है दुनिया का नक्शा।
मान लो अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है एक फ्लाइट लेकर, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा फ्लाइट का? आप कहोगे दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करता हुआ फ्लाइट अफ्रीका के ऊपर से होती हुई जाएगी। लेकिन असलियत में सबसे छोटा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आप 2 डायमेंशंस में सोच रहे हैं। सबसे छोटा रास्ता एक्चुअली में होगा फिनलैंड स्वीडन के ऊपर से गुजरते हुए आइसलैंड ग्रीनलैंड के पास से जाते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना, जो कि 2 डायमेंशंस में देखकर लगता है कि ये क्या लंबा सा रास्ता ले लिया, ऊपर से जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन 3 डायमेंशंस में इसे देखोगे तो लगेगा कि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। 1957 में साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने एक पेपर पब्लिश किया था आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस पर, और इन्होंने सिमिलर सी एनालॉजी से इसे कंपेयर किया। इन्होंने कहा एक एप्पल है और एक कीड़ा उस एप्पल को खा रहा है, एक वर्म। वो उस एप्पल की एक साइड से दूसरी साइड पहुंच जाता है बीच से ट्रैवल करके उसे खाते खाते, इंस्टेड ऑफ कि वो एप्पल के सरफेस पे ट्रैवल करे जैसे हमारे एरोप्लेन्स ट्रैवल करते हैं अर्थ के सरफेस के अराउंड, सरकमफ्रेंस के अराउंड। तो ऐसा करने से वर्म एक छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसने एक तरीके से स्पेस टाइम में शॉर्टकट ले लिया है, और इस टर्म को व्हीलर ने नाम दिया वर्म होल, और यहीं से ही वर्म होल शब्द का ओरिजिन हुआ दोस्तों। वर्म होल शब्द को जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो ऐसे कई डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। मोटे मोटे तौर पर वही चीज जो मैंने पेपर के साथ करी, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया एक होल के थ्रू। यहां इमेजिन किया जा रहा है हमारा स्पेस टाइम का मेश है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतनी ज्यादा कि उससे ये स्पेस टाइम का कर्वेचर इतना बेंड हो गया है कि वो दूसरी तरफ से निकल कर आ गया है। ये स्पेस टाइम का मेश अपने आप में ही फोल्ड हो गया एक के ऊपर, ठीक उसी तरीके से जैसे वो पेपर फोल्ड किया मैंने। और ये वर्म होल एक शॉर्ट